नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का नोट्स बुक IAS में स्वागत है। मैं यश कुमार आज आप लोगों के लिए BPSC प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का वही सेक्शन मैं पकड़ा हूं और उसको आपको सॉल्व करा रहा हूं और उस पर अपडेट कराते हुए आपको डिटेल में डिस्कशन भी कराते हुए आगे बढ़ रहा हूं। आइए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। और जो इकोनॉमिक्स पोर्शन है वो चूँकि आता कम है, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा भी ध्यान देंगे तो जो आपका 10-12 क्वेश्चन है यह गलत नहीं होगा, और जब गलत नहीं होगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा रहेगा। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है और यह आपका BPSC 67वीं 2022 का है, यह PT का पहला जो क्वेश्चन है यह आपका है आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है, मतलब किसके द्वारा डिनोट किया जाता है। इसमें पहला आपका ऑप्शन है मौजूदा कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, बी ऑप्शन है आपका प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि, सी ऑप्शन वही है आपका बचत अनुपात में वृद्धि, वहीं डी आपका ऑप्शन है भुगतान शेष की स्थिति में सुधार। और जैसा कि आप लोग जानते हैं 69वीं से पहले जो BPSC था वहाँ पर ई ऑप्शन भी होता था और यह ऑप्शन के चलते लोगों का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी गलत हो जाता था। और यह अगर माना जाए तो एक तरह से जो बिहार लोक सेवा आयोग है वह कोर्ट में न जाने से बचने के लिए कि बच्चे क्लेम करते थे कि यह ऑप्शन नहीं सही है, यह ऑप्शन सही है या 2-3 ऑप्शन सही है, इसलिए वहाँ पर ई ऑप्शन डाला गया। और देखिए चतुराई कि उपर्युक्त में से कोई नहीं आबलिक एक से अधिक, अगर 2 भी सही हो जाएगा तब भी ई ऑप्शन सही होगा, लेकिन बहुत ही कम 10-15 क्वेश्चन रेशियो में होते थे जो कि ई ऑप्शन सही होता था, नहीं तो मैक्सिमम का आपका ऊपर के ही एक ए से लेके डी तक सही होते थे। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है यह आपका बी है प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। और यहाँ पर वास्तविक आय का तात्पर्य यही है कि जब इन्फ्लेशन या अन्य चीज़ें जो होती हैं उनको जब आय में से घटा दिया जाता है तो वहीं आपका वास्तविक आय आता है। और वास्तविक आय में जब आपका डिवाइड कर दिया जाता है वहाँ पर जनसंख्या जिस देश का, यदि इन रेफरेंस मान लीजिए कि भारत का, तो भारत में यदि मान लीजिए जनसंख्या 140 करोड़ है तो 140 करोड़ जनसंख्या से जब आप राष्ट्रीय आय जो भी है उससे उसमें डिवाइड करेंगे तो जो प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर आएगा वहीं वहाँ उस देश का आर्थिक विकास का सबसे अच्छा मानक होगा, क्योंकि अन्य विकास के जो टर्म होते हैं वह उनको आप पैमाने के आधार पर डिफाइन नहीं कर सकते हैं। आइए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। उससे पहले आइए हम लोग इस सब जो अन्य चीज़ें हैं उसके बारे में भी डिटेल में देख लेते हैं। बचत अनुपात में वृद्धि, यदि हम देखें अगर भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो आपका है वह वाई को राष्ट्रीय आय के रूप में परिभाषित किया जाता है, C+I + जी का यहाँ पर तात्पर्य है गवर्नमेंट सेक्टर, और फिर बाद में x - M, यहाँ पर x जो है वह निर्यात को बतलाता है, M जो है वह आयात को बतलाता है, और C जो है यह कंजप्शन को बतलाता है, I जो है इन्वेस्टमेंट को बतलाता है। तो I जो होता है वह आपका बचत के बराबर होता है, और किसी देश में अगर बचत में वृद्धि हो रहा है, अगर बचत बढ़ रहा है तो उस देश में इन्वेस्टमेंट में भी वृद्धि होगा, खासकर डेवलप कंट्रियों में यह देखा जाता है। तो यह भी आप लोग समझ गए हैं। वहीं भुगतान शेष की स्थिति में अगर सुधार होगा तो उससे हमारी जो अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उससे आर्थिक विकास का कोई अच्छा सूचकांक के रूप में उसे नहीं डिफाइन किया जा सकता है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हाल के केंद्रीय बजट, मतलब उस समय जब केंद्रीय बजट घोषणा किया गया था, एफएम का मतलब यहाँ पर रेडियो मत समझ लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर एफएम का मतलब है फाइनेंस मिनिस्टर, जो उस समय आम बजट पेश की थी निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा ने
बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई की बात किया जा रहा है। अगर आप लोग हमारी पिछली क्लास को फॉलो किए होंगे तो एफडीआई के बारे में बतलाया हूँ कि सीमा को वर्तमान समय में बढ़ा दिया गया है। जैसे कोई भी सेक्टर है तो अगर वह 100% है तो गवर्नमेंट अप्रूवल करती है कि हम 100% यहाँ पर एफडीआई को अलाउ करते हैं। और 100% एफडीआई वह कैसा क्षेत्र है, अगर मान लीजिए स्ट्रेटेजिक क्षेत्र है तो वहाँ पर दिल्ली रूट से आता है। दिल्ली रूट का मतलब जो मिनिस्ट्री होती है वह अप्रूवल देती है। अगर मान लीजिए वो ऐसा कोई रूट नहीं है तो वह बॉम्बे रूट यानी कि सेंसेक्स के थ्रू इसमें इन्वेस्ट होता है और 100% का 100%। और यहाँ पर अगर बीमा क्षेत्र की बात की जाए तो बीमा क्षेत्र में जब यह बजट पेश किया गया था 2020-21 का, तो उससे पहले बीमा क्षेत्र में 49% एफडीआई अलाउ था और फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने 49% के जगह बढ़ाकर 74% कर दिया। यानी कि इसमें विकल्प जो है आपका सी सही है। और वर्तमान समय में भी अगर यह क्वेश्चन आ जाए कि वर्तमान समय में एफडीआई कितने % है तो यही स्थिति अभी तक बीमा क्षेत्र में बनी है। अगर डिफेंस की बात की जाए तो डिफेंस में 100% एफडीआई हो गया है। यह आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। आइए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। पहला जो राज्य है वह आपका पंजाब है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश है, फिर आंध्र प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल है। और यहाँ पर चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपर्युक्त में से सही आरोही क्रम पूछ रहा है। आरोही क्रम के रूप में हम देखते हैं तो सबसे पहले जो आता है वह आपका आंध्र प्रदेश होता है, फिर उसके बाद आपका पंजाब है 2021 में, और फिर उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल। चूँकि यही स्थिति वर्तमान समय में भी बनी है। अगर मान लीजिए यह क्वेश्चन फिर रिपीट करता है तो इसका भी उत्तर यही होगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्योग यानी माइक्रो इंडस्ट्री को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? जैसा कि आप लोग जानते हैं एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, यह 2006 में यह अधिनियम आया था। इसमें जो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के आधार पर इंडस्ट्री को डिफाइन किया गया था। तो पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ए जो ऑप्शन दिया गया है, संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं। फिर उसके बाद है बी ऑप्शन आपका है, वार्षिक टर्नओवर 15 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। वहीं सी आपका ऑप्शन है, संयंत्र और मशीन में 1.5 करोड़ से अधिक निवेश नहीं होना चाहिए। वहीं डी आपका ऑप्शन है, वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका ए है, यानी कि इसमें इन्वेस्टमेंट जो होना चाहिए उपकरणों पर वह आपका 1 करोड़ होना चाहिए। वहीं अगर टर्नओवर की बात की जाए तो यह आपका 5 करोड़ होना चाहिए। यह आपका माइक्रो का है। अगर वहीं स्मॉल की बात की जाए तो स्मॉल में जो पैमाना अभी डिफाइन किया गया है वह 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो और आपका 50 करोड़ का उसमें टर्नओवर हो। अगर वहीं बात किया जाए मीडियम का तो मीडियम में 50 करोड़ का आपका इन्वेस्टमेंट हो और साथ ही साथ 250 करोड़ का आपका टर्नओवर हो। और यह तीनों पैमाने जो हैं आपके इंडस्ट्री और आपके सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों पर यह अलाउ होते हैं। और इसको आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 के प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है?
आप जैसा जानते हैं जब भी बजट पेश किया जाता है, इसी बार जो बजट पेश किया गया है तो उसमें प्रियोरिटी बताई गई है कि हमें इस सेक्टर पर काम करना है और उसी के आधार पर आपका बजट एलोकेशन होता है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं 2022-23 के बजट के आधार पर। तो उसमें जो सम्मिलित नहीं हो उस पर हम लोगों को ध्यान देना है। पहला आपका ऑप्शन है पीएम गति शक्ति, बी आपका ऑप्शन है समावेशी विकास, सी आपका ऑप्शन है उत्पादकता संवर्धन निवेश, उदयमान अवसर और ऊर्जा संक्रांति जलवायु परक कार्य। फिर डी आपका ऑप्शन है विनिवेश यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट। वहीं ई आपका ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं / एक से अधिक। तो यहाँ पर जो सम्मिलित नहीं है वह आपका विनिवेश को प्रियोरिटी में नहीं रखा गया है, क्योंकि सरकार लक्ष्य निर्धारित करती है कि 50,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ या 70,000 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट करना है। और डिसइन्वेस्टमेंट का यही मतलब है कि सरकार का जो सेक्टर है उस सेक्टर में जो आंशिक या पूर्ण रूपेण जो इन्वेस्टमेंट किया गया है उसके कुछ शेयरों को बेचना ही डिसइन्वेस्टमेंट होता है। जैसे पूर्व में मान लीजिए सरकार द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया गया है उसमें से कुछ शेयर बेच दिया जाए तो उसी को डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाएगा, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से। तो यहाँ पर यह डिसइन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर वहीं बात की जाए इस बार के बजट की, तो इस बार में प्राथमिकताएं कई स्तर पर निर्धारित की गई हैं। सबसे पहला आपका है रोजगार और कौशल। वहीं आपका अगला जो है वह एमएसएमई सेक्टर को भी प्रियोरिटी में रखा गया है, क्योंकि यह रोजगार निर्धारित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं आपका अगला जो है प्रियोरिटी सेक्टर में, और यह 2024-25 के बजट के अनुसार मैं बतला रहा हूं क्योंकि अपडेट करना बहुत ज़रूरी होता है, कृषि क्षेत्र को रखा गया है। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए आप लोग जैसा जानते हैं 4.1% एक आदर्श इसका ग्रोथ माना जाता है, और 13वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें भी यही टारगेट रखा गया था। उसके बाद अगला जो आपका है समावेशी मानव संसाधन और विकास एवं सामाजिक न्याय। समावेशी विकास का तात्पर्य यही है कि जो मान लीजिए जो पंक्ति में मान लीजिए सपोज दैट 140 करोड़ भारत की जनसंख्या है, तो उसमें हो सकता है अभी 10 से 15 करोड़ या 30-40 करोड़ जो मुख्य धारा में, विकास की मुख्य धारा में लोग नहीं जुड़ पाए हैं, उनको विकास की मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए, इसीलिए समावेशी विकास या समावेशी जिस शब्द के आगे लगा रहता है उसका तात्पर्य यही होता है। फिर उसके बाद आपका है विनिर्माण एवं सेवाओं पर भी ध्यान देना। उसके आगे है शहरी विकास और ऊर्जा सुरक्षा, आधारभूत अवसंरचना में भी निवेश को बढ़ावा देना। हम लोग आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत का टैक्स जीडीपी अनुपात क्या था? पहला आपका ऑप्शन है 12.5%। फिर उसके बाद बी ऑप्शन है आपका 11.7% और सी आपका ऑप्शन है 11.5%। डी आपका ऑप्शन है 10.9%। वहीं आपका ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं / एक से अधिक। तो यहाँ पर अगर देखा जाए वित्तीय वर्ष का तात्पर्य क्या होता है? वित्तीय वर्ष का तात्पर्य यही होता है कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च यानी कि 2 कैलेंडर, मान लीजिए 1 अप्रैल 2024 में चल रहा है तो 31 मार्च 2025 को आपका एक वित्तीय वर्ष आ जाएगा। तो उस समय भारत का टैक्स जीडीपी रेशियो जो है 2021-22 का पूछा गया है, यानी कि 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक का। तो यह जब टैक्स जीडीपी में बढ़ता जाता है तो वह अर्थव्यवस्था के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। और उसमें भी अगर मान लीजिए डायरेक्ट टैक्स बढ़ रहा है, टैक्स 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अगर डायरेक्ट टैक्स का मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है तो वह और अच्छा माना जाता है, चूँकि इनडायरेक्ट टैक्स भी बहुत महत्वपूर्ण है।
तो यहाँ पर उस समय के आधार पर देखा जाए तो इसमें कोई भी विकल्प नहीं है, क्योंकि उस समय जो गणना दी गई थी सर्वे वर्वे में, उसमें यह बतलाया गया था कि 11.2% जीडीपी में टैक्स का रेशियो है। और वर्तमान समय में यदि बात की जाए तो अभी जनवरी फरवरी में जो राजस्व सचिव हैं आपके संजय मल्होत्रा जी, उन्होंने कहा था कि भारत का जो टैक्स जीडीपी रेशियो है यह 11.7% हो जाएगा, और यह एक अच्छा संकेत माना गया है। जबकि इससे पहले वाले वित्तीय वर्ष यानी कि 2022-23 की बात की जाए और 23-24 की, तो उस समय जो आपका टैक्स रेशियो था वह आपका 11.6% के आसपास था। यह घटता बढ़ता रहता है, तो 11.5 से लेके 7% के बीच में यही वर्तमान समय में है। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा के बारे में भी हम देखेंगे कि राजकोषीय घाटा होता क्या है और इसको कैसे डिफाइन किया जाता है। 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया है? पहला आपका ऑप्शन है 8.8%, 7.6%, वहीं आपका बी ऑप्शन है 7.8%, वहीं आपका डी ऑप्शन है 6.8%। तो इसका जो सही उत्तर है यह आपका डी है, यहाँ पर 6.8% आपका सही है। और यह राजकोषीय घाटा होता क्या है? राजकोषीय घाटा का तात्पर्य है कि सरकार द्वारा, मान लीजिए कोई भी सरकार है, चूंकि हम लोग भारत सरकार केंद्रीय बजट देख रहे हैं तो भारत सरकार के संदर्भ में हम जिक्र करेंगे कि सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है और सरकार का टोटल इनकम कितना है। टोटल इनकम यानी कि आय कितना हो रहा है, इसके बारे में। जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए और आपका आय कम हो तो वहाँ पर राजकोषीय घाटा होता है। यहीं अगर टोटल एक्सपेंडिचर को डिफाइन करें तो इसमें दोनों राजस्व और कैपिटल जो एक्सपेंडिचर होता है सभी को इसमें इंक्लूड किया जाता है। वहीं टोटल रेवेन्यू जो इनकम की बात की जाए या तो रिसिप्ट की बात की जाए, इसमें भी आपका राजस्व आय और आपका कैपिटल यानी पूंजीगत आय दोनों को सम्मिलित किया जाता है। अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो वर्तमान में जो अनुमानित है यह आपका 4.9% है और यह हमेशा जीडीपी का लिया जाता है यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के आधार पर इसका गणना किया जाता है। इसको आप लोग याद किए रहिएगा। जबकि एक्चुअल जो है आपका वह 5.6% है जो कि संशोधित है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं हैं? आप लोग जैसे जानते हैं जो वित्त आयोग होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण निकाय होता है, आर्थिक निकाय होता है। जैसे आपके शरीर में रक्त है, रक्त के अनुसार ही जो अर्थव्यवस्था होता है, चाहे परिवार का अर्थव्यवस्था हो या किसी राष्ट्र का अर्थव्यवस्था हो, उसमें आपका इनकम का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसे संविधान में आर्टिकल 280 में इसे स्थान दिया गया है और 280(1) में यह कहा गया है कि आपके एक अध्यक्ष होंगे, 4 सदस्य होंगे। तो चूंकि यहाँ पर 4 नाम दिया गया है तो चारों नाम या तो सही भी हो सकते हैं या तो चारों में एक नाम गलत हो सकता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। पहला जो ऑप्शन है अशोक कुमार लाहिड़ी, वहीं बी ऑप्शन है सुदीप्तो मुंडले, फिर सी ऑप्शन है रमेश चंद्र और डी आपका ऑप्शन है अजय नारायण झा। तो यहाँ पर और वहीं पर ई ऑप्शन जो है उपर्युक्त में से कोई नहीं, आबलिक 1 से अधिक। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो बी ऑप्शन है यही आपका
गलत है क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो बी ऑप्शन गलत है। वहीं अगर बात किया जाए यहाँ पर कौन होंगे चौथे, तो यह चौथे होंगे अनूप सिंह। जो डॉक्टर अनूप सिंह थे वह आपके 15वें वित्त आयोग में सदस्य थे। अगर वहीं बात किया जाए अजय नारायण झा जी के बारे में, तो यह जो थे यह आपके जब शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर नियुक्त हो गए थे तो उनके स्थान पर इनकी नियुक्ति की गई थी सदस्य के रूप में। और 16वें वित्त आयोग की बात की जाए तो जो अरविंद पनगड़िया हैं वहीं इसके अध्यक्ष हैं 16वें वित्त आयोग के। और 16वां वित्त आयोग का जो कार्यकाल होगा वह 1 अप्रैल 2026 से चालू होगा 5 वर्ष के लिए, यानी 31 मार्च 2031 तक। अगर वहीं बात किया जाए 15वें वित्त आयोग की, तो 15वें वित्त आयोग का जो कार्यकाल था वह 1 अप्रैल 2020 से लेके आपका 31 मार्च 2026 तक है। अगर वहीं बात की जाए सदस्य की, तो इसके जो सदस्य हैं वह अजय नारायण झा जी हैं जो इसके भी सदस्य थे। और उसके साथ ही साथ आपके अगला जो है एनी जॉर्ज मैथ्यू जो सेकेंड हैं, और थर्ड निरंजन राजा अध्यक्ष जी हैं। और वहीं चौथे सदस्य की बात की जाए तो सौम्या कांति घोष हैं, यानी यस के घोष हैं। आइए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वित्त आयोग एक सांविधिक निकाय है। फिर वहीं दूसरा जो ऑप्शन है, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग को स्थापित किया गया था। फिर तीसरा जो स्टेटमेंट है, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकार हैं। वहीं डी चौथा आपका स्टेटमेंट है, पहला वित्त आयोग का जो गठन किया गया था वह 1950 में किया गया था। तो एक एक हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सांविधिक निकाय का तात्पर्य है कि अगर संसद के द्वारा कोई अधिनियम बनाकर जब कोई निकाय या बॉडी का गठन किया जाता है तो उसी को स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि सांविधिक निकाय कहा जाता है। चूँकि यह हमारे आर्टिकल 280 में इसका उल्लेख है संविधान में, इसलिए यह पहला ऑप्शन जो गलत होगा क्योंकि यहाँ पर संवैधानिक निकाय है। और वहीं अगर बात किया जाए अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना की गई थी, तो यह आपका स्टेटमेंट सही है। वहीं अगर तीसरे स्टेटमेंट की बात की जाए, वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकार हैं, क्योंकि जब वित्त आयोग अपना रिकमेंडेशन देता है ना कि वह कोई वैसी आदेश नहीं देता है। जब रिकमेंडेशन देता है तो वह सीधे सीधे रिकमेंडेशन का तात्पर्य ही होता है सलाहकार, वह सलाह सरकार को देते हैं, फिर बाद में वह जो है माध्यम से उसे संसद में रखा जाता है और उस पर डिस्कशन होता है। कोई अभी तक ज़्यादा बदलाव नहीं होता है, सरकार उसको मान लेती है। और इसलिए यह आपका ऑप्शन यह भी सही है। वहीं पहला वित्त आयोग का गठन 1950 में किया गया था, यह आपका गलत है। पहले वित्त आयोग का जो गठन किया गया था वह आपका 1951 में किया गया था और यह आपका तारीख था 6 अप्रैल। और पहले जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वह केसी नियोगी थे, जो कि योजना आयोग का जब गठन किया गया था उससे पहले एक कमेटी बनाई गई थी, उसे केसी नियोगी समिति भी कहा जाता है 1946 में, तो उसके अध्यक्ष थे। बाद में उनको सरकार उनके अनुभवों को देखते हुए पहले वित्त आयोग का चेयरमैन बनाती है। तो इस आधार पर देखा जाए तो आपका दूसरा और तीसरा ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 2 और 3 कहाँ पर मिल रहा है। चूँकि यहाँ पर देखेंगे 4 आ गया तो इसको भी काट दीजिए, यह भी 4 आ गया इसको भी काट दीजिए। 2 और 3 आपका सी ऑप्शन सही है, इसलिए यहाँ पर जो सही राइट उत्तर होगा वह आपका सी होगा।
आइए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? क्योंकि आप लोग जानते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद को शार्ट भाषा में एनडीसी भी कहा जाता है। क्योंकि अब योजना आयोग अस्तित्व विहीन हो गया, इसलिए एनडीसी का भी महत्व खत्म हो गया। क्योंकि अगर देखा जाए तो एनडीसी की जो स्थापना हुई थी योजना आयोग के बाद हुई थी। तो आइए हम लोग पहले ऑप्शन पर देख लेते हैं, फिर एनडीसी क्यों आया, वह उसका क्या कार्य था, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहला जो है नीति आयोग के सचिव हिस्सा नहीं है, यह आपका हो गया। फिर बी ऑप्शन है योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव। फिर उसके बाद है नीति आयोग के उपाध्यक्ष। डी आपका ऑप्शन है भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष। वहीं ई आपका ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, आबलिक उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो अगर इस नज़रिए से देखा जाए तो जो ई ऑप्शन है वहीं आपका सही है। हम इस पर डिटेल में चर्चा करते हैं क्यों सही है। क्योंकि आपका एनडीसी का जो गठन किया गया था उसका गठन करने के पीछे एक ही यह मंशा था कि भारत में जो प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया था, प्लानिंग कमीशन का जो गठन किया गया था 28 मार्च 1950 को, तो गठन के बाद सरकार को यह महसूस हुआ कि हमारी एक ऐसी बॉडी होनी की चाहिए जो कि यह रिव्यू करे कि जो योजनाएं या जो टारगेट हम निर्धारित कर रहे हैं, जो गोल निर्धारित कर रहे हैं, वह दिए हुए समय में उसे पूरा की जा सकती हैं अथवा नहीं की जा सकती हैं। तो जो प्लान बनती थी, मान लीजिए पहली पंचवर्षीय योजना बनी या कोई भी योजनाएं बनी, बनने के बाद वह एनडीसी के पास जाती थी और एनडीसी का जो गठन हुआ था वह आपका 6 अगस्त 1952 को हुआ था। यह भी आपका फैक्ट क्वेश्चन है, इसे पूछ देता है। गठन होने के बाद जब भी कोई योजना बनी, योजना बनने के बाद ड्राफ्ट के रूप में यह एनडीसी के पास जाती थी और एनडीसी जब इसे अप्रूव कर देता था तब वह प्लान के रूप में जाना जाता था। अगर यह अप्रूव नहीं किया गया तो इसे ड्राफ्ट के रूप में ही जाना जाता था। यहाँ पर ई सही है क्योंकि आप लोग जानते हैं पहला भी ऑप्शन आपका नहीं होगा योजना आयोग के सचिव के रूप में, चूँकि योजना आयोग के जो सचिव होते थे वह अलग पद है। वहाँ पर आपका योजना आयोग और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव हिस्सा, यह भी आपका गलत है। और फिर उसके बाद है नीति आयोग के उपाध्यक्ष, इसका भी कोई मतलब नहीं है। और भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष। अगर वहीं बात किया जाए प्लानिंग कमीशन का, तो प्लानिंग कमीशन आप लोग जैसा जानते हैं इसका जो गठन हुआ था 28 मार्च 1950 को हुआ था और गठन के बाद आपका 2015 या तो 31 दिसंबर 2014 की बात की जाए तब तक प्लानिंग कमीशन चलता रहा अपने 13वें प्लान को लेकर। 13वीं जो पंचवर्षीय योजना, इसके बीच ही ड्यूरेशन में इसको समाप्त करके इसके जगह पर नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। आइए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्नलिखित कथन निम्न में से कौन सा गलत है? यह भी आप लोग देखिएगा क्योंकि गलत में कभी सही पढ़ लेते हैं और कभी गलत को केयर नहीं करते हैं। इतने जल्दी में कॉन्फिडेंस होता है पहले का क्वेश्चन करने का कि अरे हमारा इतना आ रहा है या आ रहा है, देखते हुए कि प्रधानमंत्री कृषि योजना है तो इसके बारे में बिना कुछ जानते हुए वह आगे हल करने लगते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं गलत कौन सा है। जल निकायों की मरम्मत और नवीनीकरण। यहाँ पर जो पहला आपका ऑप्शन है यह है जल निकायों की मरम्मत और नवीनीकरण। अगर मान लीजिए कोई जल स्टोरेज की बॉडी है उसका मरम्मत करना और नवीनीकरण, कुओं का निर्माण करना, जल भृतों के पुनर्भरण में वृद्धि, फिर वहीं आपका है वर्षा संचयन संरचनाओं का निर्माण करना। ई ऑप्शन आपका है उपर्युक्त में से कोई नहीं, आबलिक उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर जो निम्न में से अगर बात की जाए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, यह योजना जो लॉन्च की गई थी यह आपका
2015-16 में लॉन्च की गई थी और इसमें कई कंपोनेंट थे। सबसे मेन उद्देश्य जो था, जो जल की बर्बादी होती है कृषि क्षेत्रों में, उस बर्बादी को रोकना और जो जल के जो स्टोरेज हैं उनका मरम्मत करना। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका नहीं होगा। कुओं का निर्माण इसमें नहीं सम्मिलित था और इसमें जो आपके पॉन्ड हैं, तालाब हैं या बड़े बड़े जो नहर हैं या वैसे जहाँ पर आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है, उसका मरम्मत करना एवं उसमें वृद्धि करना, ताकि कृषि जो सिंचाई के लिए जो आपका जल है उसका सुचारू रूप से और अच्छी तरह से उपयोग हो सके। आइए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। बेयर नेसेसिटी इंडेक्स BNI चार्ट में कहा जाता है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला जो कथन है आपका, आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी स्तरों पर बेयर नेसेसिटी इंडेक्स। बेयर नेसेसिटी का मतलब होता है आधारभूत, यानी कि आपका बेसिक इंडेक्स के साथ आया था। वहीं आपका दूसरा स्टेटमेंट है, BNI सभी राज्यों के लिए वर्ष 2021 में बनाया गया, 2018 में बनाया गया था, सॉरी। फिर उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट है, BNI 26 संकेतकों पर आधारित है। वहीं आपका चौथा स्टेटमेंट है, BNI में 6 आयाम होते हैं। तो सबसे पहला हम लोग स्टेटमेंट चर्चा करेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी स्तरों पर बेयर नेसेसिटी इंडेक्स के साथ आया है, यह आपका कथन सही है। वहीं बात किया जाए BNI सभी राज्यों के लिए 2018 के लिए बनाया गया था, तो यह एकदम आपका गलत है। 2018 के जगह 2020-21 होना चाहिए, यानी कि यह आपका स्टेटमेंट गलत है। वहीं अगर बात किया जाए BNI 26 संकेतकों पर आधारित है, तो यह भी आपका सही है। वहीं चौथे स्टेटमेंट की बात की जाए तो BNI जो है 6 आयाम होते हैं, यह भी गलत है। इसके जगह पर आपका होना चाहिए 5 आयाम पर होते हैं। और अगर बात किया जाए यहाँ पर कौन कौन से गलत हैं, तो आपका जो दूसरा स्टेटमेंट है यह भी गलत है और जो चौथा स्टेटमेंट वह भी गलत है, यानी कि पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन, अगर आप पहले ही ऑप्शन पर जाएं तो यहाँ पर पहला और तीसरा सही है, यानी कि जो ऑप्शन ए है वह आपका सही है। आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसमें 5 आयाम सम्मिलित किए गए थे, वह आपके थे जल, स्वच्छता, आवास और माइक्रो इन्वायरमेंट। यही आपके 5 आयाम थे और उसके जो 26 संकेतक थे। आइए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? यहाँ पर दिया गया है 4 ऑप्शन। ई में जो है आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं, आबलिक 1 से अधिक है। तो अगर बात किया जाए ए ऑप्शन की तो संथाल दिया गया है, बी जो है वह कोल दिया गया है, सी आपका ऑप्शन भील दिया गया है, डी आपका ऑप्शन जो है वह गोंड दिया गया है और ई ऑप्शन उपर्युक्त में से कोई नहीं, आबलिक 1 से अधिक। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है यह आपका सी ऑप्शन सही है, यानी कि भील जो है जनजाति भारत में, भारत के आधार पर देखा जा रहा है, न कि बिहार के आधार पर। और 2011 के जनगणना के अनुसार, चूंकि जनगणना हर 10 वर्ष पर किया जाता है, लेकिन 2020-21 में नहीं किया गया था कोरोना के चलते, और सरकार अभी तक डिले कर रही है क्योंकि कई सारे इशू हैं, क्योंकि ओबीसी या जातिगत आधारित जनगणना की मांग चल रही है। तो इसलिए सरकार अभी वेट एंड वॉच की नीति अपनाई हुई है, लेकिन अंतोगत्वा सरकार जनगणना कराएगी, क्योंकि जनगणना के आधार पर कई प्रकार की पॉलिसी या नीति देखा जाता है और योजनाओं को लॉन्च किया जाता है। तो जनगणना बहुत महत्वपूर्ण अवयव है किसी भी देश के विकास में और उसकी नीतियों को निर्धारण करने में। तो यहाँ आपका भील आपका सबसे
ज़्यादा जनसंख्या है। भील के बाद जो आपका आते हैं अनुसूचित जनजाति, वह आपके गोंड आते हैं। गोंड की जनसंख्या ज़्यादा है। अगर वहीं बिहार के परिप्रेक्ष्य में, चूँकि हम लोग बीपीएससी को हल कर रहे हैं, तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जो संथाल जनजाति होती है, संथाल जनजाति, वहाँ जो बिहार की संपूर्ण जो अनुसूचित जनजाति है उसमें सबसे ज़्यादा है, लगभग आपके 48.5% के आसपास इनकी जनसंख्या है, और यह आपके 2011 के जनगणना के अनुसार। तो आइए हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोगों का हमारे नोट्स बुक IAS के साथ जुड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।